हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोशप्रीत कौर। वेलकम टू अवर जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। हम स्टडी कर रहे हैं अडल्ट हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट, जिसमें हम कवर कर रहे हैं चैप्टर 3 नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद किडनी एंड यूरिनरी प्रॉब्लम्स। इससे पहले हमने डिसऑर्डर्स ऑफ यूरेटर, डिसऑर्डर्स ऑफ ब्लैडर जो है वो हम खत्म कर चुके हैं, वो टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ प्रोस्टेट। डिसऑर्डर्स ऑफ प्रोस्टेट में इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन जैसे डिसऑर्डर्स आते हैं प्रोस्टेट के, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही क्या कर लिया था, कवर कर लिया था। सिर्फ इसका एक ही डिसऑर्डर पेंडिंग है जो आपको स्टडी करना है, वो है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। सो आज का हमारा टॉपिक है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। तो इसके बारे में आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेशिया क्या होता है? बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी में क्या होता है, हाइपरप्लेशिया, इसका मतलब ये होता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है हमारी, वो क्या होती है, वो इनलार्ज हो जाती है। जो हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो नॉर्मल से कैसी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, इनलार्ज हो जाएगी। इसीलिए हम इसको बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया या हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। सो आप ये देख सकते हैं कि ये हमारा जो है वो नॉर्मल प्रोस्टेट, यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई वेरिएशन नहीं है। ये हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड है, आप देख सकते हैं बिल्कुल नॉर्मल है। बट ऑन द अदर साइड यहाँ पे क्या हो गई कि लार्ज हो गई है। अभी किसी की वजह से भी मतलब इनलार्ज हो सकती है। यहाँ पे देखिए जो हमारा जो यूरिथ्रा है वो क्या हो गया, वो कंप्रेस हो गया, तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो प्रोस्टेट है हमारी इनलार्ज हो गई है। इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन जैसी कंडीशंस की वजह से या अनदर कॉजेस की वजह से भी क्या हो सकता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड हमारी इनलार्ज हो सकती है। तो चलिए हम इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। इंट्रोडक्शन। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया, जिसको हम बीपीएच भी बोलते हैं, is a health issue that becomes more common with age। बच्चों, आपको कभी ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको फुल इसका टर्म पूछा जाए एग्जाम में कि आपको बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया क्या होता है। आपको बीपीएच सिर्फ ये भी पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं व्हाट इज बीपीएच, या 5 मार्क्स में भी सिर्फ बीपीएच लिख के आ सकता है। शॉर्ट नोट आप इसके बारे में लिखिए, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। बीपीएच का मतलब है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया। सो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया क्या है? एक हेल्थ इशू है दैट बिकम्स मोर कॉमन विद एज। ये बहुत ही कॉमन है और बढ़ती एज के साथ ये जो प्रॉब्लम है वो अकर हो जाती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एन इनलार्ज प्रोस्टेट। इसको हम क्या कहते हैं? इनलार्ज प्रोस्टेट भी बोलते हैं। इसका नाम ही है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया, मतलब कि प्रोस्टेट का बड़ा हो जाना, इनलार्ज हो जाना ही बीपीएच कहलाता है। The prostate is a small gland, ये बहुत छोटी स्मॉल ग्लैंड होती है that helps make semen। प्रोस्टेट का काम क्या होता है? ये सीमेन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है, सीमेन को बनाने में क्या करती है, हेल्प करती है। इट फाउंड जस्ट बिलो द ब्लैडर, और ये कहाँ, जब ब्लैडर के नीचे, बिल्कुल ब्लैडर के नीचे जो है ये पाया मतलब ये जो ग्लैंड है वो पाई जाती है। सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि एज के साथ ये जो मतलब डिसऑर्डर है वो अकर होता है। ये ब्लैडर के जस्ट नीचे पाई जाती है। प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या होता है कि ये सीमेन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। तो ये था हमारा नॉर्मल इंट्रोडक्शन बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया का। अब हम इसकी डेफिनेशन स्टडी करते हैं। इट इज अ कंडीशन इन विच द प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज। मैंने आपको बताया कि एक ऐसी कंडीशन है जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज हो जाती है, बड़ी हो जाती है, कॉजिंग अनकंफर्टेबल यूरिनरी सिस्टम्स, जिसकी वजह से बहुत ही सारे अनकंफर्टेबल यूरिनरी सिम्टम्स जो है वो अकर हो जाते हैं। बीपीएच इज वेरी कॉमन इन मेन as the age can result in lower quality of life for patients if left untreated। जो बीपीएच है वो बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है मेंस में, और ये क्या कर सकता है, बहुत ही आपकी जो लाइफ स्टाइल है मेन की, उनको डेटोरेट कर सकता है, उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको लो कर सकता है। क्यों? किसकी वजह से? अगर वो अनट्रीट रह गया है, इनिशियल स्टेज में वो ट्रीट नहीं हुआ है, उसको ट्रीट नहीं किया गया है, तो ये क्या करेगा कि आपकी लाइफ में क्या करेगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा, और इससे यूरिनरी सिम्टम्स जो है, अनकंफर्टेबल यूरिनरी सिम्टम्स जो भी है आपको फील होंगे। इंसिडेंस रेट क्या है बीपीएच का? तो मोस्ट कॉमन यूरोलॉजिक प्रॉब्लम इन मेल एडल्ट्स। ये बहुत ही कॉमन, मतलब कॉमनेस्ट फॉर्म यूरोलॉजिक प्रॉब्लम है मेल्स में, मेल अडल्ट्स में होती है। अकर्स 5% ऑफ मेन ओवर 50 इयर्स ऑफ एज। क्या होता है कि 50 साल के लोगों को ये क्या होती है, 5% लोगों को ये अफेक्ट करने लगती है। कहाँ? ओवर, मतलब जब वो 50 साल के ऊपर होने लगते हैं। 90% लोगों को ये अफेक्ट करती है जब जो मेन की एज होती है वो 80 साल से, मतलब 80 ईयर ऑफ एज।
ओवर हो जाती है 80 ईयर से, तो 50% मेंस को अफेक्ट करती है, और वहीं पे अगर उनकी एज 50 से अबव है तो क्या करेगी, वो 5% मेंस को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट हमारा कॉजेस। अब इसके कारण क्या है, मतलब कि बीपीएच किस वजह से हो रहा है, ऐसी कौन सी वजह है जो बीपीएच जो है वो मेल्स में क्या कर रही है, अकर कर रही है। सो फर्स्ट वन इज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मतलब किसी भी टाइप का जो यूरिन सिस्टम में, यूरिनरी सिस्टम में अगर इन्फेक्शन हो गया है तो उसकी वजह से बीपीएच हो सकता है। आपका मतलब यूरेथ्रा में इन्फेक्शन हो गया, यूरेटर में इन्फेक्शन हो गया, आपकी किडनीज में इन्फेक्शन हो गया है, पूरे के पूरे यूरिन सिस्टम में अगर कहीं भी आपको इन्फेक्शन हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, बीपीएच कॉज कर सकता है। इन्फ्लेम्ड प्रोस्टेट, क्या हुआ कि यहाँ पे जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसमें इन्फ्लेमेशन आ गई है किसी इन्फेक्शन की वजह से या किसी भी और कंडीशन की वजह से, क्या आ गई है, प्रोस्टेट में क्या हो गया, इन्फ्लेमेशन जो है वो अकर हो गया है, तो भी क्या होगा, यहाँ पर आपको बीपीएच अकर हो जाएगा। नैरोइंग ऑफ द यूरेथ्रा, द ट्यूब दैट कैरीज यूरिन आउट ऑफ द बॉडी। उसी के साथ क्या हो रहा है कि अगर जो यूरेथ्रा जो क्या करती है, हमारी बॉडी से यूरिन को बाहर निकालती है, जो कि एक ओपनिंग होती है which helps to pass the urine from the body, वहां क्या होगी, नैरोइंग हो गई है, मतलब वो बिल्कुल पतली हो गई है, वो जो होल है वो श्रिंक हो गया है, नैरो हो गया है, तो उसकी वजह से भी बीपीएच यहाँ पर अकर हो सकता है। ब्लैडर और किडनी स्टोन्स, क्या हो गया कि अगर आपके ब्लैडर में या किडनी में स्टोन्स का फॉर्मेशन हो गया है तो भी क्या होगा कि बीपीएच वहां पे अकर हो सकता है। प्रॉब्लम्स विद नर्व्स दैट कंट्रोल्स द ब्लैडर, क्या है कि ब्लैडर में जो नर्व्स होती हैं, मतलब उसमें प्रॉब्लम्स हो सकती है, जो क्या करती है, हमारे ब्लैडर को अपने कंट्रोल में रखती है। क्या है कि जो ब्लैडर है वहां पे जो नर्व्स होती हैं उनका क्या काम होता है कि वो जो ब्लैडर होती है उनको कंट्रोल में रखेंगी, लेकिन वहां पे क्या हो गया कि किसी भी टाइप की उन नर्व्स में प्रॉब्लम होगी, कोई दिक्कत आ गई है, तो उसकी वजह से भी आपको बीपीएच होने का चांस है। कैंसर ऑफ द प्रोस्टेट और ब्लैडर, उसी के साथ अगर प्रोस्टेट में या फिर ब्लैडर में एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है सेल्स की, या मतलब जिसे हम कहते हैं कैंसर, कैंसर हो गया तो उसकी वजह से भी बीपीएच कॉज हो सकता है। तो ये थे हमारे कॉजेस जो क्या करते हैं, बीपीएच को कॉज करते हैं, जिसमें हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हमने पढ़ा, इन्फ्लेम्ड प्रोस्टेट की वजह से ऐसा हो रहा है, यूरेथ्रा में नैरोइंग हो गई है जो क्या करता है कि हमारी बॉडी से यूरिन को बाहर निकालता है, उसी के साथ कैंसर हो गया अगर प्रोस्टेट और ब्लैडर में, साथ ही में क्या है कि ब्लैडर के आसपास जो नर्व्स होती हैं वो क्या कर रही है कि हमारे ब्लैडर को होल्ड कर रही हैं, तो मतलब क्या करिए, कंट्रोल करती है, तो उनमें कोई प्रॉब्लम अकर हो गई है, या फिर ब्लैडर और किडनी स्टोन्स की वजह से बीपीएच जो है वो होने का चांस होता है। नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर्स। कौन कौन से लोग इसके मतलब रिस्क में आते हैं, मतलब ऐसे कौन से लोग हैं जिनको मतलब जो रिस्क में आते हैं बीपीएच, मतलब जिनको ये चांस है कि हाँ इनको बीपीएच होने का चांस फर्दर हो सकता है। फर्स्ट, मैन बाय एज 60 के मतलब जो लोग मैंने आपको बताया पीछे कि 50 के ऊपर जो लोग हो जाते हैं, तो अगर जो लोग 60 के एज के हैं उनको बीपीएच होने का चांस है। फैमिली हिस्ट्री, फैमिली मतलब पुरानी मतलब उनके फैमिली में भी क्या है कि पहले कोई भी बीपीएच जैसी कंडीशन या मतलब किसी को भी यूरिनरी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हुई है तो उनको बीपीएच होने का चांस है। डायबिटीज एंड हार्ट डिजीज, क्या है कि अगर आपको डायबिटीज है, किसी भी मतलब टाइप की आपको हार्ट डिजीज है तो भी आपको बीपीएच होने का चांस है। लाइफ स्टाइल, आपका लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं है, मतलब ओबेसिटी इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ बीपीएच व्हाइल एक्सरसाइज कैन लोअर योर स्किन। ओबेसिटी क्या करती है कि ओबेसिटी आपको बीपीएच होने का चांस ओबेसिटी की वजह से हो सकता है, जबकि एक्सरसाइज क्या करेगी कि आपकी जो मतलब स्किन है उसको क्या कर देगी, लो कर देगी। मतलब ओबेसिटी, लाइफस्टाइल चेंज, लाइफस्टाइल अगर आपका बहुत ज्यादा खराब है तो भी आपको बीपीएच होने का चांस है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी। अब बीपीएच कैसे अकर हो रहा है हमारी बॉडी में, हम उसको डिस्कस करते हैं कि मतलब कॉजेस मतलब कौन से कॉजेस की वजह से क्या हुआ हमारी बॉडी में, ऐसी कौन सी हैपनिंग हो रही है जिससे क्या हो रहा है कि बीपीएच जो है वो हो रहा है। सो सबसे पहले क्या होगा कि ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, मतलब किसी भी टाइप के कॉज की वजह से, जैसे कि ब्लैडर स्टोन हो गया, किडनी स्टोन हो गया, इन्फेक्शन हो गया यूरिनरी ट्रैक्ट का, या फिर ब्लैडर की जो नर्व्स है उसमें कोई प्रॉब्लम हो गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, बीपीएच डेवलप होगा कहाँ पे, इनर पार्ट ऑफ द प्रोस्टेट।
बीपीएच डेवलप होना शुरू हो जाएगा। कहाँ पे? जो प्रोस्टेट का हमारा इनर पार्ट है, मतलब अंदर का जो पार्ट है। एनलार्जमेंट ग्रेजुअली कंप्रेस द यूरेथ्रा। उसके बाद क्या होगा कि वहां पे जो प्रोस्टेट होगा वो बढ़ जाएगा, मतलब इनलार्ज हो जाएगा। उसकी वजह से यूरेथ्रा क्या होगा? कंप्रेस होगा, और इसकी वजह से क्लिनिकल सिम्टम्स डेवलप होंगे। जैसा कि मैंने आपको इस इमेज में दिखाया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये क्या है? ये हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड है, और ये इधर, पहले आप इधर देखिए, ये हमारा नॉर्मल यूरेथ्रा है, ये हमारा नॉर्मल यूरेथ्रा है, और ये हमारी नॉर्मल प्रोस्टेट है। पैथोफिजियोलॉजी में हमने पढ़ा कि एटोलॉजिकल फैक्टर की वजह से बीपीएच जो है वो कहाँ डेवलप हो रहा है? मतलब इनर पार्ट में, प्रोस्टेट के इनर पार्ट में डेवलप हो रहा है, मतलब अंदर की साइड यहाँ पे वो डेवलप होगा, जिसकी वजह से हमारा यूरेथ्रा कंप्रेस हो जाएगा। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, इनर साइड पे बीपीएच डेवलप हुआ, और उसी के साथ जो हमारा यूरेथ्रा था वो कंप्रेस हो गया, और इसकी वजह से क्या होगा कि वहां पे इनलार्जमेंट हो जाएगा, प्रोस्टेट इनलार्ज हो जाएगी। इनलार्ज होगी तो वहां पे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपको शो होने लगेंगे। तो बहुत ही सिंपल सी पैथोफिजियोलॉजी है, बहुत ही आसान है, याद करने में भी कुछ भी डिफिकल्ट इसमें नहीं है। सिंपल सी बात है कि किसी भी कॉज की वजह से क्या होगा, प्रोस्टेट के इनर पार्ट में क्या होगा, बीपीएच डेवलप हो जाएगा। तो क्या प्रोस्टेट जब बड़ी हो जाएगी तो वहां पे यूरेथ्रा हमारा कंप्रेस हो जाएगा, और यहाँ पे आपको क्या होगा कि जो भी साइन एंड सिम्टम्स है यहाँ पे डेवलप होने लगेंगे। अब साइन एंड सिम्टम्स कौन कौन से होंगे बीपीएच की वजह से मेंस में, वो हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ बीपीएच। मतलब कॉमन साइन एंड सिम्टम्स क्या है कि जिससे हाँ ये कॉमनली अगर हो रहा है तो हम थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है कि बीपीएच जो है वो हो गया। फ्रीक्वेंट और अर्जेंट नीड ऑफ यूरिनेशन एट नाइट टू यूरिनेट। रात के समय में क्या होगा कि फ्रीक्वेंट, बार बार, और अर्जेंट, बहुत जल्दी, रात में आपको बार बार यूरिन आएगा, और अर्जेंटली मतलब क्या होगा कि आपको बहुत जल्दी होगी आपका जो यूरिन है उसको पास करने की, आप यूरिन को होल्ड नहीं कर पाएंगे। दूसरा इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी, वही बात है कि जो फ्रीक्वेंसी होगी यूरिन की वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, आपको बार बार जाना पड़ेगा यूरिन पास करने के लिए। डिफिकल्टी इन स्टार्टिंग यूरिनेशन, अब यूरिन करने आप जा तो रहे, लेकिन क्या है कि वहां पे आपको बहुत ज्यादा स्टार्ट करने में, यूरिन को मतलब बाहर निकालने में आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फील होगी। आपको क्या होगा कि यूरिनेशन करने में, स्टार्ट करने में बहुत क्या होगा, डिफिकल्टी जो है उसका सामना करना पड़ेगा। आपका यूरिन सिस्टम बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा। क्या होगा कि यूरिन स्ट्रीम जो है आपकी वो क्या होगी, बहुत ज्यादा वीक हो जाएगी। ड्रिबलिंग एट द एंड ऑफ यूरिनेशन, यूरिनेशन के एंड पे आपको ड्रिबलिंग जैसा, मतलब बूंद बूंद जैसा आपको यूरिन जो है वो आने लगेगा। इनएबिलिटी टू कंप्लीटली एम्प्टी द ब्लैडर, आप जो है वो कंप्लीटली अपना ब्लैडर जो है वो एम्प्टी नहीं कर पाएंगे, उसकी जो एबिलिटी है वो मतलब क्या होगी, खत्म हो जाएगी। तो ये है हमारी साइन एंड सिम्टम्स। इसमें क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंट और अर्जेंट नीड, मतलब यूरिनेशन की क्या हो रही है, आपको फ्रीक्वेंट और अर्जेंट नीड हो रही है, स्पेशली एट द नाइट टाइम। फ्रीक्वेंसी आपकी इंक्रीज हो रही है, उसी के साथ यूरिनेशन पास करने के टाइम पे आपको डिफिकल्टी हो रही है, आपकी यूरिन स्ट्रीम वीक हो रही है, ड्रिबलिंग हो रही है, और उसके साथ क्या हो रहा है कि आप जो अपना ब्लैडर है उसे कंप्लीटली एम्प्टी नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है लेस कॉमन, वो तो हमारे क्या थे, कॉमन साइन एंड सिम्टम्स थे बीपीएच के। अब लेस कॉमन मतलब कम साइन एंड सिम्टम्स कौन से हैं जो बीपीएच में शो होते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, क्या होता है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन लेस कॉमन सिम्टम है, ये कम शो होता है। इनएबिलिटी टू यूरिनेट, क्या होगा कि यहाँ पे यूरिनेट की इनएबिलिटी, मतलब क्या होगा, आप यूरिनेट करने में आपको प्रॉब्लम होगी। ब्लड इन द यूरिन, हेमचूरिया, क्या होगा कि आपके यूरिन में ब्लड देखने को मिलेगा। तो ये थे हमारे लेस कॉमन साइन एंड सिम्टम्स विच इंक्लूड बीपीएच, जो बीपीएच क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अब कैसे आप इवैल्यूएट करेंगे, मतलब कैसे आपको पता लगेगा कि आपको बीपीएच है, कैसे आप एक हेल्थ प्रोफेशनल होने के नाते आप पता कर सकते हैं कि इस पेशेंट को बीपीएच जैसी कंडीशन है या फिर हो सकती है। सबसे पहले क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन में क्या, पेशेंट आ रहा है, हम पहले उसका नेम वगैरह पूछेंगे, एज वगैरह पूछेंगे, फिर पेशेंट जो है हमें बताएगा कि मैडम या सर मुझे इतने टाइम से ये प्रॉब्लम हो रही है, मतलब क्या हो रहा है कि मुझे बहुत बार बार नाइट टाइम पे मुझे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है, मैं अपना यूरिन होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर बहुत पेन हो रहा है, या यूरिन स्टार्ट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है।
तो हम उससे अपना उसकी फैमिली हिस्ट्री भी पूछेंगे कि पहले तो आपके परिवार में तो किसी को ये दिक्कत नहीं है, तो प्रॉपर हिस्ट्री कलेक्ट हम करेंगे। देन क्या करेंगे, हम उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन क्या इंक्लूड करता है, यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो हम क्या करेंगे, रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे, दैट अलाउज द डॉक्टर टू एस्टिमेट द साइज एंड शेप ऑफ योर प्रोस्टेट। क्या है कि यहाँ पे आपको रेक्टल एग्जामिनेशन करना है, जिससे जो आपका डॉक्टर है वो ये पता लगा पाएगा कि प्रोस्टेट का जो साइज है और शेप है वो कैसा है, नॉर्मल है या फिर अबनॉर्मल है। यूरिन एनालिसिस करेंगे। यूरिन एनालिसिस में क्या करेंगे, देखेंगे कि पेशेंट के यूरिन में कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं हो गई है, जैसे कि यूरिन में ब्लड वगैरह तो पाया नहीं जा रहा है, पूरा अच्छे से यूरिन को हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। यूरोडायनेमिक टेस्ट। यूरोडायनेमिक टेस्ट में क्या होता है कि ब्लैडर इज फिल्ड विद लिक्विड वाया कैथेटर फॉर मेजर योर ब्लैडर प्रेशर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। एक टाइप का लिक्विड होता है जिसको क्या करते हैं यूरोडायनेमिक टेस्टिंग में, आपके ब्लैडर को वो फिल करता है, किसके थ्रू, लिक्विड जो होता है ब्लैडर में डाला जाता है वाया कैथेटर, और वो क्या करता है कि आपके ब्लैडर प्रेशर को मेजर करेगा, आपका जो ब्लैडर प्रेशर उसको मेजर किया जाएगा एग्जामिनेशन के टाइम पर, तो इसको हम बोलते हैं यूरोडायनेमिक टेस्ट। तो क्या करेंगे, हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे जिससे हम प्रॉपर रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे, यूरिन को एनालिसिस करेंगे और यूरोडायनेमिक टेस्ट करेंगे टू फाइंड आउट कि ये पेशेंट को क्या है, बीपीएच तो नहीं है। उसी के साथ हम क्या करेंगे, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट, पीएसए। पीएसए को क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट, द ब्लड टेस्ट टेस्ट फॉर कैंसर ऑफ द प्रोस्टेट। इस टेस्ट में क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं जिसमें हम ये चेक करते हैं कि कहीं प्रोस्टेट में कैंसर मतलब एबनॉर्मल ग्रोथ तो नहीं हो रही है कैंसरस सेल्स की, तभी हम क्या करेंगे, पीएसए करेंगे। पास्ट वॉइड रेसिडुअल, ये भी एक टाइप का टेस्ट है। इसमें क्या करते हैं, इन दिस टेस्ट द अमाउंट ऑफ यूरिन लेफ्ट इन द ब्लैडर आफ्टर यूरिनेशन। क्या होगा कि पास्ट वॉइड रेसिडुअल में क्या करेंगे, इस टेस्ट में जो अमाउंट ऑफ यूरिन है वो लेफ्ट ब्लैडर में जो रह जाता है यूरिनेशन के बाद, उसको हम इसमें क्या, उसको उस यूरिन को हम क्या करेंगे, टेस्ट करते हैं। Cystoscopy. This is the examination of urethra and bladder with a tiny lighted scope that is inserted into the urethra. Cystoscope में क्या करते हैं, ब्लैडर को और यूरेथ्रा को अच्छे से क्या करते हैं, हम चेक करते हैं। जो डॉक्टर होगा वो अच्छे से चेक करेगा विद टाइनी लाइटेड स्कोप, एक लाइटेड स्कोप की हेल्प से, जिससे वो डॉक्टर जो है वो प्रॉपरली एग्जामिन कर पाएगा कि ब्लैडर या यूरेथ्रा में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। तो ये था हमारा प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। कैंसर के लिए हम इसको करते हैं कि प्रोस्टेट में कैंसर तो नहीं हो गया। पास्ट वॉइड रेसिडुअल में यूरिनेशन के बाद जो अमाउंट ऑफ यूरिन बचा है हमारे ब्लैडर में, हम उसको चेक करेंगे। सिस्टोस्कोपी में अच्छे से ब्लैडर और यूरेथ्रा को चेक करेंगे लाइटेड स्कोप के थ्रू। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अब हम इसका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट देखेंगे कि कैसे मतलब थ्रू मेडिसिन हम इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। सो अल्फा 1 ब्लॉकर्स, हम क्या करेंगे, पेशेंट को अल्फा 1 ब्लॉकर्स देंगे। These are the medications that relax the muscles of the bladder and prostate. अल्फा 1 ब्लॉकर्स क्या है कि ये ऐसी मेडिकेशन है जो क्या करती है कि ये आपकी मसल्स को, मतलब जो ब्लैडर और प्रोस्टेट की जो मसल्स है उन्हें क्या कर देती है, एकदम रिलैक्स कर देती है। रिलैक्स कर देंगे उनको, अल्फा 1 ब्लॉकर्स में वो उनको रिलैक्स कर देते हैं। अल्फा 1 blockers relax the neck of the bladder and make it easier for urine to flow. उसी के साथ ये ब्लैडर की जो नेक होती है, ब्लैडर का जो हमारा नेक होता है उसको भी रिलैक्स कर देता है, जिसकी वजह से यूरिन पास करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। इजिली वे में आप क्या कर सकते हैं, यूरिन को पास कर सकते हैं। इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, कौन कौन सी मेडिकेशन आप दे सकते हैं अल्फा 1 ब्लॉकर्स में, डॉक्साजोसिन, प्राजोसिन, अल्फ्यूजोसिन, टेराजोसिन। फिर से हम देख लेते हैं, डॉक्साजोसिन, प्राजोसिन, अल्फ्यूजोसिन एंड टेराजोसिन। ये सारे अल्फा 1 ब्लॉकर्स हैं जो आप किस कंडीशन में देंगे, बीपीएच की कंडीशन में पेशेंट को दे सकते हैं, बट एक कंडीशन पे, अगर वो डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की है तो। एज अ नर्स आप उसको प्रेस्क्राइब नहीं करेंगे, आप बस प्रेस्क्राइब मेडिकेशन को टाइम टू टाइम पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे। नेक्स्ट है हार्मोन रिडक्शन मेडिकेशन,
मतलब ऐसी मेडिकेशन जो आपके हार्मोन को थोड़ा कम कर दे, रिड्यूस कर दे, जिसकी वजह से ये कंडीशन हो सकती है. सो इट रिड्यूस द लेवल ऑफ हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोस्टेट ग्लैंड सच एज ड्यूटास्टेरॉइड एंड फिनास्टेरॉइड आर कॉमनली प्रेस्क्राइब्ड. ये क्या करती हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड में जो हार्मोन्स होती हैं इनको रिड्यूस कर देती हैं, क्या कर देती हैं, उनको कम कर देती हैं. कौन सी मेडिकेशन? जैसे कि ड्यूटास्टेरॉइड और फिनास्टेरॉइड जो कॉमनली डॉक्टर्स जो है वो प्रेस्क्राइब करते हैं. These two medications lower the level of dihydrotestosterone. क्या है कि ये जो मेडिकेशन है वो क्या करती हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड में जो डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की जो नाम की जो हार्मोन है उसको रिड्यूस कर देंगी. A more patent variation of testosterone that affect hair and prostate growth among other functions. ये हार्मोन क्या करती है, ये जो हार्मोन है वो अफेक्ट करती है किसको, हेयर ग्रोथ को और प्रोस्टेट ग्रोथ को, और उसी के साथ प्रोस्टेट के कुछ अदर फंक्शंस को भी ये क्या कर देती है, अफेक्ट करती है. तो क्या है कि हम इसमें कौन सी मेडिकेशन देंगे जो कॉमनली प्रेस्क्राइब्ड है, ड्यूटास्टेरॉइड एंड फिनास्टेरॉइड. तो ये था हमारा हार्मोन रिडक्शन मेडिकेशन. एंटीबायोटिक्स, इन्फेक्शन की वजह से भी क्या हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी बीपीएच हो सकता है. तो हम क्या करेंगे, इट मे बी यूज्ड योर प्रोस्टेट. ये क्या, इट मे बी यूज्ड इफ योर प्रोस्टेट, ये तब यूज की जाएगी अगर आपका जो प्रोस्टेट है वो बिकम क्रॉनिकली इन्फ्लेम्ड. तो क्या है कि बहुत ही सीवियरली तरीके से इन्फ्लेम्ड, सूज गया है फ्रॉम बैक्टीरिया प्रोस्टाइटिस रिलेटेड टू बीपीएच. किसकी वजह से, बैक्टीरिया प्रोस्टाइटिस की वजह से, मतलब इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि किससे हुआ है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हुआ है. तो उसकी वजह से अगर आपको बीपीएच हुआ है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स भी देंगे, जिसमें आप सिप्रोफ्लोक्सासिन, पेनिसिलिन, एमोक्सिलिन जैसी मेडिकेशंस जो हैं वो दे सकते हैं. अब हम देखते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट, मतलब सर्जिकली आप बीपीएच को कैसे ट्रीट कर सकते हैं अगर वो मेडिकेशन से ट्रीट नहीं हो रहा है. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर्स दैट कैन हेल्प टू ट्रीट बीपीएच व्हेन मेडिकेशंस आर नॉट इफेक्टिव. बहुत सारे सर्जिकल मेथड्स हैं जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, बीपीएच को ट्रीट कर सकते हैं अगर वहां पे मेडिकेशंस जो है वो इफेक्टिव नहीं है. सो some procedures are either non-invasive or minimally invasive and can often be done in your doctor's office or clinic. यहाँ पे क्या है कि कुछ प्रोसीजर्स क्या है, नॉन इन्वेसिव है और कुछ इन्वेसिव है. नॉन इन्वेसिव मतलब कि जिनमें आपको कोई भी पेन फील नहीं होगा प्रोसीजर्स के टाइम पे, और इन्वेसिव में आपको क्या है कि थोड़ा बहुत मिनिमली, मतलब हल्का फुल्का यहाँ पे आपको पेन जो है वो फील हो सकता है. और ये जो प्रोसीजर्स हैं वो डॉक्टर के ऑफिस में या क्लिनिक में कहीं भी हो सकते हैं. अदर आर मोर इन्वेसिव, और उसी के साथ कुछ बहुत ही ज्यादा इन्वेसिव होते हैं, मतलब मेजर प्रोसीजर्स होते हैं एंड नीड टू बी डन इन अ हॉस्पिटल. तो उनको परफॉर्म करने के लिए आपको हॉस्पिटल की नीड होती है, किसी इंस्टीट्यूशन, मतलब हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशन में आपको जाना पड़ेगा. सो आउटपेशेंट प्रोसीजर्स मीन्स कि ओपीडी में कोई पेशेंट आया है, बस ओपीडी तक ही, मतलब जस्ट थोड़े टाइम का प्रोसीजर है, अपना प्रोसीजर उसने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, वो वापस घर जा सकता है. तो हम उनको बोलते हैं ओपीडी, जिसको हम बोल देंगे आउटपेशेंट प्रोसीजर्स. तो इसमें सबसे पहले आता है ट्रांस यूरेथ्रल नीडल एब्लेशन, जिसको ट्यूना, TUNA बोलते हैं. क्या है, ट्रांस यूरेथ्रल नीडल एब्लेशन. इसमें क्या है कि रेडियो वेव्स आर यूज्ड टू स्कार एंड श्रिंक प्रोस्टेट टिश्यू. क्या है कि यहाँ पे स्कार टिश्यूज है, मतलब जो है उनको क्या, मतलब यूज टू स्कार और श्रिंक. यहाँ पे क्या किया जाएगा, जो आपकी प्रोस्टेट टिश्यू है जो बहुत ज्यादा क्या होगी, लार्ज हो गई है, ओवर एक्टिव हो गई, उनको क्या करना है, यहाँ पे श्रिंक कर दिया जाएगा. किसका यूज करके, रेडियो वेव्स का यूज करके. क्या है कि ट्रांस यूरेथ्रल नीडल एब्लेशन, जिसको ट्यूना बोलते हैं, TUNA, उसमें क्या करेंगे, रेडियो वेव्स का यूज करके क्या करते हैं, प्रोस्टेट टिश्यू को क्या करते हैं, स्कार और श्रिंक कर देते हैं. दूसरा हमारा ट्रांस यूरेथ्रल माइक्रोवेव थेरेपी. ट्रांस यूरेथ्रल माइक्रोवेव थेरेपी, TUNT, जिसको हम बोलेंगे TUNT. इसमें क्या है कि माइक्रोवेव एनर्जी का यूज करके प्रोस्टेट टिश्यू को एलिमिनेट करते हैं. मतलब यहाँ पे कोई मतलब जो माइक्रोवेव एनर्जी होती है उनका हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, उसी के साथ उनको हम क्या कर देंगे, प्रोस्टेट टिश्यू को एलिमिनेट कर देंगे. देखिए बच्चों, इसमें नाम में ही आपका आंसर छुपा हुआ है. अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए ट्रांस यूरेथ्रल माइक्रोवेव थेरेपी क्या है,
तो आपको सिंपली क्या बता रहा है कि इसमें माइक्रोवेव एनर्जी का यूज करके जो प्रोस्टेट टिश्यू है उनको एलिमिनेट करते हैं। आप देखें तो इसमें ही इस चीज का आंसर छुपा हुआ है, बस आपको नेम जो है उनको अच्छे से याद करना है। और शॉर्ट फॉर्म पे आपको बहुत ही ध्यान देना है, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म जो है मेनली शॉर्ट फॉर्म से ही क्वेश्चन जो है ज्यादातर पुटअप किया जाता है। नेक्स्ट है वाटर इंड्यूस्ड थर्मोथेरेपी, WIT, वाटर इंड्यूस्ड थर्मोथेरेपी। इसमें क्या है कि हीटेड वाटर इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय एक्सेस प्रोस्टेट टिश्यू। इस प्रोसीजर में क्या करते हैं कि हीटेड वाटर का मतलब गरम पानी का यूज करके हीटेड वाटर का यूज करते हैं हम, ताकि जो हमारे एक्स्ट्रा प्रोस्टेट टिश्यूज है उनको क्या करते डिस्ट्रॉय कर सके। हीटेड वाटर का यूज करके यहाँ पे प्रोस्टेट टिश्यू को डिस्ट्रॉय किया जाता है। चौथी है हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासोनोग्राफी। क्या है? हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासोनोग्राफी। इसमें क्या करते हैं कि सम एनर्जी इज यूज्ड टू एलिमिनेट एक्सेस प्रोस्टेट एनर्जी। इसमें कुछ टाइप मतलब सम एनर्जी, अब वो कोई भी टाइप की एनर्जी हो सकती है जो वो डॉक्टर्स जो है वो यूज करते हैं। सम एनर्जी इज यूज्ड टू एलिमिनेट एक्सेस प्रोस्टेट टिश्यू। इसमें कोई एनर्जी होती है जिसका हम यूज करते हैं, जो क्या करती है प्रोस्टेट टिश्यू को क्या कर देती है, वहां पे एलिमिनेट कर देती है, यानी कि खत्म कर देती है। नेक्स्ट है यूरोलिफ्ट। The enlarged prostate is surgically lifted with the help of implants so that it does not block the urethra. यहाँ पे क्या है कि जो प्रोस्टेट इलाज हो गया, जो बड़ा आ गया, उसको क्या कर देते हैं, लिफ्ट कर देते हैं इम्प्लांट्स की हेल्प से, जिससे क्या है कि जो यूरेथ्रा है, जो मतलब हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड है, जो वो बड़ी हो गई है, तो वो यूरेथ्रा को ब्लॉक ना कर पाए। इसकी वजह से यहाँ पे हम इम्प्लांट्स का यूज करते हैं, इम्प्लांट्स का हम यूज करते हैं ताकि वो क्या करे, जो प्रोस्टेट है उसको लिफ्ट करके रखे, मतलब उसको पकड़ के रखे। नेक्स्ट है ट्रांसयूरेथ्रल वाटर वेपर थेरेपी, यूज्ड टू डिस्ट्रॉय एक्सेस प्रोस्टेट टिश्यू। इसका यूज हम क्यों करते हैं? ट्रांसयूरेथ्रल वाटर वेपर थेरेपी का यूज करते हैं ताकि जो एक्सेस प्रोस्टेट टिश्यू है उनको हम डिस्ट्रॉय कर सकें। तो ये थे हमारे आउटपेशेंट प्रोसीजर्स। इसमें क्या था, सबसे पहला ट्रांसयूरेथ्रल नीडल एब्लेशन। इसमें रेडियो वेव्स का यूज करके क्या करते हैं, जो भी प्रोस्टेट टिश्यूज है उनको श्रिंक करते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसयूरेथ्रल माइक्रोवेव थेरेपी। इसमें माइक्रोवेव एनर्जी का यूज करके हमारे जो प्रोस्टेट टिश्यूज है इनको खत्म करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। वाटर इंड्यूस्ड थर्मोथेरेपी में हीटेड वाटर का यूज करके हम क्या करते हैं, जो हमारे प्रोस्टेट टिश्यूज है उनको हम डिस्ट्रॉय करते हैं। हाई इंटेंसिटी फोकस अल्ट्रासोनोग्राफी में क्या करते हैं, कुछ एनर्जी मतलब सम एनर्जी का यूज करते हैं और प्रोस्टेट टिश्यू को हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। यूरोलिफ्ट, द enlarged prostate is surgically lifted with the help of implants so that it does not block the urethra. यहाँ पे इम्प्लांट्स का यूज करके हम क्या करते हैं, जो प्रोस्टेट होती है उसको लिफ्ट कर देते हैं, जो क्या करती है, यूरेथ्रा को ब्लॉक नहीं करती है। क्या करती है, उसको ब्लॉक होने मतलब ब्लॉक ना होने में क्या करती है, हेल्प करते हैं जो हमारे इम्प्लांट्स होते हैं। ट्रांसयूरेथ्रल वाटर वेपर थेरेपी, जिसमें हम एक्सेस प्रोस्टेट टिश्यूज को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोस्टेटिक यूरेथ्रल लिफ्ट। अ प्रोस्टेटिक यूरेथ्रल लिफ्ट इज अ प्रोसीजर। क्या है कि प्रोस्टेटिक यूरेथ्रल लिफ्ट एक ऐसा प्रोसीजर है दैट सेपरेट्स enlarged prostate lobes to make the urethra wider so that it is easier to urinate. क्या होगा कि यहाँ पे जो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रल लिफ्ट है वो क्या करती है, वो हमारे लार्ज प्रोस्टेट जो लोब्स होती हैं उनको सेपरेट कर देती है, अलग कर देती है, ताकि जो हमारा यूरेथ्रा है वो ब्लॉक ना हो और यूरिन पास करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, यूरिनेट जो है आपका वो इजियर हो जाए। सो क्या होगा कि यहाँ पे यूरेथ्रा जो है इसकी वजह से क्या होगा, ब्लॉक नहीं होगा, वाइडर हो जाएगा। तो उसका स्पेस है वो क्या होगा, वो वाइडर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। The urologist inserts an instrument into the urethra and moves it forward. क्या होगा कि यहाँ पे जो यूरोलॉजिस्ट है वो क्या करेगा, एक इंस्ट्रूमेंट को क्या करता है, इंसर्ट करता है। क्या करेगा, इंस्ट्रूमेंट को क्या करेगा, यहाँ पे इंसर्ट करेगा, इंसर्ट करेगा। साथ ही साथ इसकी वजह से क्या होगा, यूरेथ्रा में इंसर्ट करेगा और उसको फॉरवर्ड सामने की तरफ वो मूव कर देगा। When the device reaches the lateral wall of the prostate, जब जो डिवाइस है वो प्रोस्टेट मतलब क्या है कि जहां हमारी जो डिवाइस है जब वो रीच होगी कहाँ पे, लेटरल वॉल की साइड पे, जो हमारी प्रोस्टेट है जब उसकी लेटरल वॉल पे क्या होगी, वो पहुंच जाएगी, इट इजेक्ट्स स्मॉल थिन ट्यूब इम्प्लांट्स इनटू द बोथ साइड ऑफ द प्रोस्टेट। तो वहां पे क्या होगा कि इजेक्ट कर दी जाएगी क्या, थिन ट्यूब, जो थिन ट्यूब इम्प्लांट जो है उसको इजेक्ट मतलब वहां पे
इंसर्ट कर दिया जाएगा, इजेक्ट कर दिया जाएगा प्रोस्टेट के दोनों साइड्स पर, पुलिंग द यूरेथ्रा एंड प्रोस्टेट टू ओपन द चैनल। जो क्या करेगी, यूरेथ्रा को पुल कर देगी और इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो प्रोस्टेट है वो भी क्या हो जाएगा, प्रोस्टेट जो है ओपन हो जाएगा। तो इसकी वजह से वहां पे क्या होगा, इस प्रोसीजर की हेल्प से जो भी यूरेथ्रा है उसकी ओपनिंग जो है वो आसानी से हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द प्रोस्टेट। अब प्रोस्टेट का कितना बड़ा साइज है ये उसके साइज के ऊपर ये डिपेंड करता है। द यूरोलॉजिस्ट विल प्लेस फ्रॉम 2 to 6 इम्प्लांट्स। अब जो मतलब साइज होगा प्रोस्टेट का उसके अकॉर्डिंग ही जो यूरोलॉजिस्ट है वो क्या करेगा, 2 से 6 के बीच में कितना इम्प्लांट्स वहां पे नीड है उसको क्या करेगा, वो इंसर्ट करेगा। तो ये था हमारा प्रोस्टेटिक यूरेथ्रल लिफ्ट। नेक्स्ट है वाटर वेपर थेरेपी। वाटर वेपर थेरेपी में क्या है कि द यूरोलॉजिस्ट इंसर्ट एन इंस्ट्रूमेंट इनटू द यूरेथ्रा एंड मूव्स इट टू द प्रोस्टेट। यहाँ पे क्या होगा कि जो यूरोलॉजिस्ट है वो क्या करेगा, इंस्ट्रूमेंट को इंसर्ट करेगा यूरेथ्रा में और कहाँ उसको मूव करेगा, प्रोस्टेट तक। प्रोस्टेट तक वो उसको मूव करेगा एंड नीडल इज इंजेक्टेड फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट इनटू द प्रोस्टेट एंड एमिट्स स्टीम वेपर। उसके बाद क्या होगा कि जो नीडल है उसको इंजेक्ट कर दिया जाएगा इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, जो इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट किया है उसके थ्रू नीडल को इंजेक्ट किया जाएगा और प्रोस्टेट में इंजेक्ट करेंगे उस नीडल को, वहां पे हम स्टीम वेपर जो है वो एमिट कर देंगे। मतलब जो स्टीम वेपर है उसको हम छोड़ देंगे नीडल की हेल्प से, जो कि इंस्ट्रूमेंट के थ्रू प्रोस्टेट में क्या की गई है, इंसर्ट की गई है। The vapor turns into vapor in the prostate। अब यहाँ पे जो वेपर जो कि इंस्ट्रूमेंट के थ्रू नीडल तक पहुंचाई गई है प्रोस्टेट तक, वो जो वेपर है वो वाटर में टर्न हो जाएगी प्रोस्टेट में जाके एंड द थर्मल एनर्जी क्रिएटेड बाय वाटर। वहां पे क्या होगा कि थर्मल एनर्जी जो है वो वाटर के थ्रू क्रिएट कर दी जाएगी, जिसकी वजह से जो सेल्स है प्रोस्टेट के जो क्या कर रहे हैं, हमारी प्रोस्टेट को एनलार्ज कर रहे हैं, उनको किल कर दिया जाएगा। The patient reabsorb of the dead cells and the prostate shrink। पेशेंट जो है वो क्या करेगा, जो डेड सेल्स है उनको रीअब्सॉर्ब कर देगा वहां पे, और साथ ही क्या होगा कि जो प्रोस्टेट है जो इनलार्ज हो गई थी वो क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। तो ये थी हमारी आउट पेशेंट प्रोसीजर्स, जो कि सिर्फ ओपीडी मतलब पेशेंट आ रहा है बस उसने अपना प्रोसीजर परफॉर्म किया और वापस वो घर जा सकता है, उसको हॉस्पिटल में स्टे करने की नीड नहीं है। बट इन पेशेंट प्रोसीजर्स मतलब यहाँ पे आपको हॉस्पिटल में स्टे भी करना पड़ेगा, ये प्रोसीजर्स थोड़े बड़े होते हैं तो इसलिए यहाँ पे आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ सकता है। तो इट माइट बी रिकमेंडेड इफ यू हैव एनी ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स। ये तब आपको रिकमेंड किए जाएंगे बीपीएच में अगर आपको ये फॉलोइंग सिम्टम्स हैं, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसमें पहला आता है हमारा किडनी फेलियर। अगर आपकी किडनी फेल है तो, ब्लैडर स्टोन्स, आपके ब्लैडर में स्टोन्स हैं तो भी आपको इन पेशेंट प्रोसीजर कराना पड़ सकता है। प्रीकरेंट यूटीआई, बार बार आपको यूटीआई जैसी प्रॉब्लम्स जो है वो हो रही है। अ कंप्लीट इनएबिलिटी टू एम्प्टी द ब्लैडर, आप जो है अपना ब्लैडर जो है कंप्लीटली एम्प्टी नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह से भी आपको इन पेशेंट प्रोसीजर बीपीएच में कराना पड़ सकता है। रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ ब्लड इन द यूरिन, बार बार आपकी यूरिन में जो है वो ब्लड की मात्रा पाई जा रही है। तो इन सब सिम्टम्स के चलते हुए आपको इन पेशेंट प्रोसीजर्स अगर आपको बीपीएच है तो वो कराने पड़ सकते हैं। तो देखते हैं कि अब इन पेशेंट प्रोसीजर्स कौन कौन से हैं और इनमें क्या क्या जो है वो होता है। तो पहला हमारा ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट, TURP। क्या है हमारा पहला, ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट। इस प्रोसीजर में क्या हो रहा है कि इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सर्जिकल ट्रीटमेंट फॉर बीपीएच एंड रिमेन्स द स्टैंडर्ड सर्जिकल ट्रीटमेंट। क्या है कि जो हमारा ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट है वो बहुत ही कॉमन सर्जिकल ट्रीटमेंट है जो बीपीएच में यूज किया जाता है और एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो कि बीपीएच में डॉक्टर्स जो है उसका यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, डॉक्टर इंसर्ट्स अ स्मॉल इंस्ट्रूमेंट थ्रू द यूरेथ्रा इनटू द प्रोस्टेट। डॉक्टर क्या करेगा कि स्मॉल इंस्ट्रूमेंट होगा उसको क्या करेगा, जो यूरेथ्रा है उसके यूरेथ्रा से वो क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, मतलब इंसर्ट करेगा कहां तक, प्रोस्टेट तक। द प्रोस्टेट इज देन रिमूव्ड पीस बाय पीस। यहाँ पे जो प्रोस्टेट है उसको उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू पीस बाय पीस क्या की जाएगी, वहां से वो रिमूव कर दी जाएगी। क्या होगा, जो प्रोस्टेट है उसको रिमूव कर दिया जाएगा पीस बाय पीस। सिंपल सा प्रोसीजर है,
कॉमन प्रोसीजर है। क्या होता है इसमें, डॉक्टर क्या करेगा, इंसर्ट करेगा एक इंस्ट्रूमेंट को यूरेथ्रा के थ्रू प्रोस्टेट तक। अब जो लार्ज प्रोस्टेट है उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू उसको पीस बाय पीस बाहर निकाला जाएगा। किसमें, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट में। नेक्स्ट है सिंपल प्रोस्टेक्टमी। सिंपल प्रोस्टेक्टमी में क्या है, इन दिस प्रोसीजर डॉक्टर मेक्स एन इंसिजन इन द एब्डोमेन और पेरिनियम। डॉक्टर क्या करेगा, यहाँ पे कट लगाएगा, कहाँ पे, हमारे एब्डोमेन या पेरिनियम एरिया पे, विच इज द एरिया बिहाइंड द स्क्रोटम, जो कि स्क्रोटम के पीछे का एरिया है। द इनर पार्ट ऑफ द प्रोस्टेट इज रिमूव। इस प्रोसीजर में जो प्रोस्टेट का अंदर का पार्ट है, मतलब जो इनर पार्ट है, उसको रिमूव करेंगे, लीविंग द आउटर पार्ट। आउटर पार्ट को रिमूव नहीं करेंगे, उसको वहीं का वहीं हम छोड़ देंगे। आफ्टर दिस प्रोसीजर द पेशेंट विल हैव टू स्टे इन द हॉस्पिटल फॉर अप टू 10 days। इस प्रोसीजर के बाद पेशेंट को कम से कम 10 दिन तक हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। सिंपल सा प्रोसीजर है। सिंपल प्रोस्टेक्टमी में क्या हुआ कि यहाँ पे आपका जो डॉक्टर है वो आपके एब्डोमेन और पेरिनियम एरिया पे क्या करेगा, कट लगाएगा, जो कि स्क्रोटम के पीछे का एरिया है। फिर वहां पे क्या होगा कि वहां पे इनर पार्ट, जो हमारा प्रोस्टेट का, जो मतलब मेंस है उनके प्रोस्टेट का इनर पार्ट है, उसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। आउटर पार्ट वही का वही रहने देंगे, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। और ये प्रोसीजर होने के बाद पेशेंट कम से कम 10 दिन तक हॉस्पिटल में रहेगा। नेक्स्ट है ट्रांस यूरेथ्रल इंसिजन ऑफ द प्रोस्टेट, TUIP। क्या है, ट्रांस यूरेथ्रल इंसिजन ऑफ द प्रोस्टेट। ये TURP की तरह है, सिमिलर है, किसकी तरह, TURP की तरह, मतलब ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट की तरह ही है ये प्रोसीजर, लेकिन यहाँ पे प्रोस्टेट इज नॉट रिमूव। TURP में क्या हो रहा था कि हमारा TURP में क्या हो रहा था कि जो प्रोस्टेट थी वो क्या कर दी गई थी कि पीस बाय पीस पूरी की पूरी रिमूव कर दी गई थी, लेकिन यहाँ पे प्रोस्टेट रिमूव नहीं करेंगे। द यूरोलॉजिस्ट मेक 2 स्मॉल कट्स इन द ब्लैडर नेक। ब्लैडर की नेक पे जो यूरोलॉजिस्ट है वो 2 स्मॉल कट्स करेगा, मतलब लगाएगा, वेयर द यूरेथ्रा एंड ब्लैडर जॉइंट्स। अब ये ब्लैडर का नेक होता कहाँ पे, जहाँ पे ब्लैडर और यूरेथ्रा आके क्या होते हैं, ज्वाइन होते हैं, तो वो जो होती है ब्लैडर का नेक होता है, तो वहां पे 2 स्मॉल कट लगेंगे। एंड इन द प्रोस्टेट टू वाइडन द यूरेथ्रा टू इंप्रूव यूरिन फ्लो। और वहीं पे प्रोस्टेट पे भी क्या कर सकते हैं, कट लगाया जाएगा, तो उससे क्या होगा, यूरेथ्रा को वाइडन, मतलब यूरेथ्रा को चौड़ा कर दिया जाएगा, जो कि मतलब क्या हो गया, डिप्रेस्ड हो गया, उसको क्या कर दिया जाएगा, वाइडर कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से यूरिन का जो फ्लो है वो बेटर हो सके। The incision allows urine to flow more freely। अब ये जो इंसिजन है उसकी वजह से जो यूरिन है वो फ्रीली और इजियर वे से क्या होगा, बॉडी से आउट हो सकता है। सिंपल सा है कि इसमें क्या था कि TURP में पीस बाय पीस क्या था कि प्रोस्टेट को बाहर निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पे TUIP में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, प्रोस्टेट को रिमूव नहीं किया गया है। बस क्या है कि ब्लैडर की नेक पे क्या किया, 2 कट लगाए गए और वहीं पे प्रोस्टेट पे कट लगाए गए, जिसकी वजह से यूरेथ्रा को वाइड किया गया। वाइड करने के बाद अब जो यूरिन है वो क्या होगा, इजिली फ्रीली वहां से मूव कर पाए। तो ये था हमारा ट्रांस यूरेथ्रल इंसिजन ऑफ द प्रोस्टेट। नेक्स्ट है ट्रांस यूरेथ्रल इलेक्ट्रोवेपोराइजेशन। ट्रांस यूरेथ्रल इलेक्ट्रोवेपोराइजेशन, इसमें क्या हो रहा है कि द टेक्निक यूजेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी अप्लाइड थ्रू एन इलेक्ट्रोड टू रैपिडली हीट। इस प्रोसीजर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या किया गया, यूज किया गया है, जो कि इलेक्ट्रोड के थ्रू अप्लाई हो रही है और रैपिडली हीट, मतलब क्या कर रही है, रैपिड वे में हीट कर रही है प्रोस्टेट टिश्यूज, टर्निंग द टिश्यू सेल्स इनटू स्टीम। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो प्रोस्टेट टिश्यूज है वो टर्न हो रहे हैं टिश्यू सेल्स में, और किसमें, स्टीम में। जो टिश्यू प्रोस्टेट के टिश्यू सेल्स है और जो प्रोस्टेट टिश्यूज है वो यहाँ पे स्टीम में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। किसकी वजह से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो यहाँ पे यूज की गई है उसकी वजह से। This allows the doctor to vaporize an area of the enlarged tissue and relieve urinary blockage। ये क्या करता है, डॉक्टर को हेल्प करता है, जिससे वो क्या करे कि जो enlarged tissues है उनको वेपोराइज करे, ताकि क्या है कि जो यूरिनरी ब्लॉकेज है उससे पेशेंट को रिलीफ मिल सके। तो ये था हमारा ट्रांस यूरेथ्रल इलेक्ट्रोवेपोराइजेशन। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। अब एज अ नर्स BPH पेशेंट को हम क्या केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, हमारा क्या फर्ज बनता है अपने पेशेंट के प्रति। अगर जो है पेशेंट को BPH है या वो पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल में BPH की कंप्लेंट के साथ आया है तो, और प्रोसीजर्स परफॉर्म हो गए हैं तो, सो BPH का नेचुरल ट्रीटमेंट हम इसमें देखेंगे।
Natural treatment can include specific actions or lifestyle changes that can help to relieve the symptoms of BPH. They include, क्या है कि नेचुरल ट्रीटमेंट में क्या इंक्लूड करता है कि इसमें कुछ स्पेसिफिक एक्शंस है और कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं जो क्या कर सकते हैं, बीपीएच के सिम्टम्स को रिलीव करने में हेल्प कर सकते हैं। क्या इंक्लूड करते हैं, यूरिनेटिंग एज सून एज द पेशेंट फील द अर्ज। पेशेंट को जैसे ही क्या हो रहा है कि अर्ज फील हो रहा है उसको यूरिनेट करना है, होल्ड करके नहीं रखना है अपने यूरिन को। एज सून एज मतलब जैसे क्या करेगा कि as soon as possible the patient feel to urinate, he will urinate the urine, not hold it। क्यों, क्या हो रहा है कि होल्ड नहीं करना है, तुरंत के तुरंत उसको क्या करना है, अपना जो यूरिन है उसको पास कर देना है। Going to bathroom to urinate even when the patient don't feel the urge। मतलब क्या हो रहा है कि उसको बहुत हल्का सा भी अगर महसूस हो रहा है तो उसको फील भी नहीं हो रहा है कि हाँ मतलब मुझे अर्ज हुआ है, लेकिन फिर भी अपने टाइम शेड्यूल के हिसाब से पेशेंट को बाथरूम में जाना है और अपनी जो प्रैक्टिस है उसको मेंटेन करना है यूरिन को पास करने के लिए। अवॉइडिंग अल्कोहल एंड कैफीन स्पेशली इन द आवर्स आफ्टर द डिनर। आपको कैफीन और अल्कोहल को अवॉइड करना है मेनली डिनर टाइम के आवर्स पर। डिनर टाइम पे तो आपको बिल्कुल भी अल्कोहल या कैफीन रिलेटेड चीजों को इनहेल या खाना नहीं है। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग द स्ट्रेस लेवल एज नर्वसनेस कैन इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। दूसरा क्या है कि आपको क्या करना है कि यहाँ पे स्ट्रेस लेवल जो है आपका उसको क्या करना है, रिड्यूस करना है, क्योंकि नर्वसनेस क्या कर सकती है, ज्यादा यूरिन जो है वो प्रोड्यूस करती है हमारी बॉडी में, तो आपका जो यूरिन का जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी, वो यहाँ पर इंक्रीज हो सकती है। एक्सरसाइजिंग रेगुलरली एज अ लैक ऑफ एक्सरसाइज कैन एग्रावेट सिम्टम्स। क्या है कि यहाँ पे आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करना है, क्योंकि लैक ऑफ एक्सरसाइज क्या है, जो सिम्टम्स है उनको क्या कर सकती है, इंक्रीज कर सकती है। लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग कीगल एक्सरसाइज टू स्ट्रेंथन द पेल्विक मसल्स। तो कीगल एक्सरसाइज है उनको आपको क्या करना है, लर्न करना है, तो उनको डेली टू डेली प्रैक्टिस करना है ताकि पेल्विक मसल्स जो है वो आपकी स्ट्रेंथ अप हो सके और जो आपकी ब्लैडर की मसल्स है या यूरेथ्रा की मसल्स है वो अच्छे से क्या हो जाए, स्ट्रेंथनिंग अप वहां पे हो जाए। Keeping warm since being cold can make symptoms worse। क्या है, आपको वार्म अपनी बॉडी को क्या करना है, वार्म फील कराना है, कोल्ड नहीं रहना है, क्योंकि कोल्ड की वजह से भी क्या हो सकता है, जो आपके सिम्टम्स है वो वर्स हो सकते हैं। तो ये था हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट बीपीएच का। तो हमने इसमें स्टडी किया कि बीपीएच में क्या होता है कि जो हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, मतलब मेंस की जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसमें क्या हो जाता है कि वो इनलार्ज हो जाती है, वो बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से यूरेथ्रा कंप्रेस हो जाता है और वो क्या करता है कि यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। तो ये था हमारा, इसमें हमने पढ़ा इसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कॉजेस किसकी वजह से होता है, इंसिडेंस रेट क्या होता है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, मेडिकली कैसे ट्रीट करें, सर्जिकली कैसे ट्रीट करें, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है इसका। तो ये था हमारा बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया हाइपरट्रॉफी। तो यहाँ पे हमारी ये जो चैप्टर है वो ओवर होता है। तो यहाँ पे जो हमारा किडनी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी कंडीशंस थी, डिसऑर्डर्स थे, हमने सारे के सारे स्टडी कर लिए हैं। अब हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, नए डिसऑर्डर्स के साथ। तो प्लीज हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।